नमस्कार दोस्तों, प्रीवियस एग्जाम सीरीज के अंतर्गत मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस एग्जाम सीरीज के अंतर्गत आज की जो वीडियो है ये बड़े धमाकेदार, बड़ी बेहतरीन वीडियो होने वाली है। एकदम झक्कास तरीके से पढ़ाएंगे, एकदम जहर तरीके से पढ़ाएंगे और आपको भी पता लग जाएगा कि आपको जीके के अंदर कितना कुछ आता है। क्या पिछले सालों के अंदर जो एसएससी या रेलवे ने जो प्रश्न पूछे थे, क्या वो क्वेश्चन आपको आते हैं या क्या क्वेश्चन नहीं आते हैं, और उन क्वेश्चनों से, उन प्रश्नों से और प्रश्न कैसे बनते हैं या उन प्रश्नों को अच्छे तरीके से आपको कैसे समझना है, ये सभी इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे। आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए और देखते रहिए प्रीवियस एग्जाम सीरीज। आज की सीरीज के पॉइंट की बात करें, आज की वीडियो के पॉइंट की बात करें तो आज का जो पहला क्वेश्चन है उस पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बड़ा ही धमाकेदार क्वेश्चन है, बड़ा ही दिलचस्प क्वेश्चन है। देखें, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक, कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए विनियामक की भांति कार्य करती है। ये पूछ रहा है कि कौन सी एक एजेंसी है भारत की जो म्यूचुअल फंड के लिए विनियामक की भांति कार्य करती है। तो आपने याद रखना है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये याद रखिएगा। देखें, भारत के लिए जो म्यूचुअल फंड की भांति विनियामक ढंग से कार्य करने वाली जो एजेंसी है, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देते। क्वेश्चन के अंदर शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया गया है, आप क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा झटपटा सकते हैं। देखें एक बार, कौन सी एजेंसी ऐसी है जो म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है। विच एजेंसी एक्ट्स एज ए रेगुलर फॉर म्यूचुअल फंड, ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा है, सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो सेबी है इसकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, तो आपने याद रखना है, ये लिखना है आपने साथ के साथ में नोट करिएगा, आप अपने दिल में, दिमाग में या बुक के अंदर नोट करिएगा कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। लेकिन अब यहां से क्वेश्चन ये उठता है कि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1988 के अंदर। ये देखकर आप चौंकिएगा मत, ये देखकर आप चौंकिएगा मत। भारत सरकार ने सेबी को मान्यता दे दी थी, 1988 की घटना है, 1988 के अंदर। लेकिन इस सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को कानूनी रूप से सहमति कब मिली थी या कानूनी रूप से इसकी स्थापना कब हुई थी, 1992 के अंदर। याद रखिएगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के तहत इसकी जो स्थापना की गई थी वो कानूनी ढंग से की गई थी। लेकिन भारत सरकार ने इसकी स्थापना 1988 के अंदर कर दी थी, भारत सरकार ने इसको मंजूरी 1988 के अंदर दे दी थी। अब क्वेश्चन आता कि यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कौन सा आंसर देना है। एग्जाम में क्वेश्चन आया है और एग्जाम में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, और यदि एग्जाम में आता है तो 1992 की कोई डेट एग्जाम में नहीं आती, 1988 आती है। बुकों के अंदर भी 1988 ही आपको मिलेगा देखने के लिए। लेकिन यदि आप गूगल करेंगे तो गूगल वगैरह के ऊपर 1992 मिल जाएगा। 1992 में इसे कानूनी रूप से मंजूरी दी गई थी, एक एक्ट बनाया गया था इसके लिए, और 1992 की घटना है, याद रखना। वैसे ये पूछे कि सेबी की स्थापना कब हुई थी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो आप बताएंगे 1988 के अंदर, याद रखिएगा। बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है, वो अगला प्रश्न है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आपसे ये पूछ रहा है कि इंपीरियल बैंक जो है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो आपने याद रखना है 1921 के अंदर। 1921 के अंदर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था। आप सभी को यह चीज मालूम है। इंडिया गेट जिसका निर्माण कार्य भी शुरू हुआ था 1921 के अंदर। देखिए एक बार क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है कि जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना था, तो आपने याद रखना है इंपीरियल बैंक बना था 1921 के अंदर। लेकिन 1921 की ही एक घटना और आप साथ के साथ में लिख लीजिए, वो घटना कौन सी है कि 1921 के अंदर ही इंडिया गेट का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। क्वेश्चन क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या देखना है, यदि इसमें से 10 घटा दे तो 1911 बनता है। यदि इसमें से 10 घटा दे 1911 के अंदर गेटवे ऑफ इंडिया बना था। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया जो कहां पर पड़ता है, तो आप याद रखिएगा मुंबई के अंदर। कहां पर पड़ता है, मुंबई के अंदर पड़ता है। लेकिन आपसे ये पूछे
कि इंडिया गेट कब बना था, तो आप बताएंगे 1921 के अंदर। दोनों क्वेश्चन बहुत लाजवाब तरीके से याद रखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया 1911 के अंदर और इंडिया गेट 1921 के अंदर। इंपीरियल बैंक भी कब बना था, 1921 के अंदर ही बना था, ये याद रखना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे। 1911 में पहली बार राष्ट्रीय गान भी गाया गया था। भारत में हवाई डाक परिवहन की शुरुआत भी 1911 में हुई थी। चाइना क्रांति भी कब हुई थी, 1911 के अंदर ही चीनी क्रांति भी हुई थी। और भी क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन हम बताते हुए चलेंगे। आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए और यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को साथ के साथ में शेयर भी करते रहिए। चलिए, ये याद रखिएगा। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना था, तो आपने बता दिया 1921 के अंदर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। लेकिन वर्तमान में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को किस नाम से जाना जाता है, SBI के नाम से जाना जाता है। या इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नया नाम क्या है, SBI, और इसका नाम बदलकर SBI कब किया गया था, तो जुलाई 1955 के अंदर। जुलाई 1955 की घटना है 1955 के अंदर। ये जो घटना घटी थी उसमें जुलाई 1955 के अंदर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, SBI। क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे बहुत बार पूछता है, आपने यदि प्रीवियस ईयर के अंदर जो एग्जाम दिए होंगे उसके अंदर आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन भी आता है कि SBI बैंक का पुराना नाम क्या है। SBI बैंक का पुराना नाम यदि पूछे तो आप बता देना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नया नाम पूछे तो आप बता देना SBI। SBI इसका नाम कब पड़ा था, 1955 में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र NDRI जो करनाल के अंदर है वो कब बना था, 1955 के अंदर ही वो बना था। इसी के साथ में आपने याद रखना है कि जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है वो एग्जामिनर SSC वाला आपसे प्रश्न कर रहा है, कब बना था, 1921 के अंदर। बहुत अच्छे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अनुच्छेद 368 किस चीज को वर्णित करता है। आर्टिकल जो 368 है, क्या पूछ रहा है कि आर्टिकल जो 368 है, आर्टिकल 368 वो किस चीज को वर्णित करता है। तो आर्टिकल 368 किस चीज को वर्णित करता है, हम आपसे ऑप्शन देते हैं, उसके बाद में इसका आंसर बताते हैं। आर्टिकल 368 आपातकाल की घोषणा, आपातकाल की घोषणा, विशेष परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों का सत्यापन, न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने की शक्ति, और फोर्थ ऑप्शन है संविधान संशोधन करने की संसद शक्ति। तो याद रखिएगा, आर्टिकल 368 के अंदर संविधान में संशोधन करने की संसद शक्ति ये किस आर्टिकल में मिलती है, तो आर्टिकल 368 के अंदर। आर्टिकल 368 आप लिख लीजिए, आर्टिकल वैसे याद नहीं रहेगा। आर्टिकल 368 में किस चीज का वर्णन किया गया है, किस चीज को वर्णित किया जाता है, किस चीज की पुष्टि की गई है, तो याद रखिएगा संविधान संशोधन की संसद शक्ति, संविधान संशोधन की संसद शक्ति का वर्णन मिलता है आर्टिकल 368 में। उसके बाद में आपसे पूछ रहा है कि नेक्स्ट जो प्रश्न है वो प्रश्न है हरियाणा भारत का एक स्टेट पड़ता है जिसका नाम हरियाणा, और उस हरियाणा के अंदर हड़प्पा काल का एक स्थल पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा के अंदर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता कालीन स्थल या हड़प्पाई स्थल हरियाणा के अंदर स्थित है, तो क्वेश्चन है धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन और आलमगीरपुर। तो आपने याद रखना राखीगढ़ी। हड़प्पा कालीन स्थल जो राखीगढ़ी है, आपसे पूछ रहा है कि राखीगढ़ी कहां पर है, तो आप बताएंगे हरियाणा के अंदर पड़ता है। राखीगढ़ी कहां पर पड़ता है, हरियाणा के अंदर पड़ता है। याद रखना आपने, हड़प्पा कालीन स्थल है। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा स्थल है वो कौन सा है, राखीगढ़ी। और इस राखीगढ़ी से एक ऋषि हुए हैं जिसका नाम क्या है, जमदाग्नि ऋषि। कौन से ऋषि हुए हैं, जमदाग्नि ऋषि। कहां से हुए हैं, तो आप याद रखिएगा राखीगढ़ी से। जमदाग्नि ऋषि का संबंध पूछे तो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहां पर पड़ता है, हरियाणा के अंदर पड़ता है। लेकिन इसी के साथ में आपने ये बहुत अच्छे तरीके से, सटीक तरीके से आपने ये याद रखना है कि जो ये राखीगढ़ी है ये हरियाणा के अंदर पड़ता है और हड़प्पा सभ्यता का एक प्राचीन स्थल है, हड़प्पा सभ्यता का एक बड़ा स्थल है। इसी के साथ में याद रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो क्या पूछ रहा है, दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में, दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चार मीनार खालिस्तान द्वारा बनवाई गई थी।
दिल्ली का जो हौज खास क्षेत्र है उसके अंदर ये पूछ रहा है कि जो चार मीनार है, दिल्ली के हौज खास क्षेत्र के अंदर चार मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो आप बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। या ये भी पूछ सकता है कि दिल्ली के पास में जो हौज खास इलाका है, उस हौज खास इलाके के अंदर जो चार मीनार पड़ती है, वो चार मीनार किसके शासनकाल के दौरान बनाई गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के अंदर। अब ये हौज खास इलाका था दिल्ली के अंदर, उसके अंदर चार मीनारें थी। ऐसा बताया गया कि ये जो चार मीनारें थी उसके ऊपर चोरों को भाई साहब ने फांसी वगैरह दी जाती थी, उनका सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। जो चार मीनार बनवाई गई थी हौज खास इलाके के अंदर, और उसके बाद में उसके जो सर होता था उसको भाला वगैरह होता था, उसकी नोक के ऊपर उसके सर को रख दिया करता था। ये कार्य इसलिए होता था, क्या ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में चोर अत्यधिक होंगे, उनसे छुटकारा पाने के लिए कार्य किया जा रहा हो। ये हम ये भी मान सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था उसके अंदर बहुत ज्यादा भारी भरकम मात्रा में चोरी होती होगी, उसके कारण ये कार्य किया जाता होगा। तो आपने याद रखना है, जो हौज खास इलाका था दिल्ली का, उसके अंदर चार मीनार जो बनवाई गई थी, वो चार मीनार किसके शासनकाल के दौरान? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान। चार मीनारों के ऊपर भाई साहब ऐसा बताया गया था, काफी ऊंची मीनारें थी, वहां पर चोरों को फांसी वगैरह और चोरों को का सिर कत्ल किया जाता था, और उस सिर को भाले के ऊपर उसी जगह पर रख दिया जाता था, ताकि एक प्रजा के अंदर और जो चोर है राज्य के अंदर, उनके मन में एक प्रकार का भय बना रहे राजा का, और वो चोरी कम से कम करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों का लोकप्रिय गीत बना था? एक बार फिर से देखें, सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय लोगों का लोकप्रिय गीत बना था? तो ये याद रखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि जो वंदे मातरम है, वंदे मातरम, इसका अर्थ क्या होता है? आज तक आपको ये क्वेश्चन नहीं पता होगा, और यदि किसी को पता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज तक नहीं पता है तो आज उसको ऐसा पता लग जाएगा कि वो जिंदगी भर नहीं बोलेगा, सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन वंदे मातरम का अर्थ नहीं भूलेगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये हमारा मतलब एक स्वेच्छा से, अपनी इच्छा शक्ति से वाक्य निकलते हैं, क्योंकि हमारे दिल के अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है। देखें, वंदे मातरम यदि बात करें, वंदे मातरम का शाब्दिक अर्थ को क्या होता है, तो इसका होता है मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं मां, प्रशंसा करता हूं, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं मां। ये वंदे मातरम का शाब्दिक अर्थ होता है। तो ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए। ये क्वेश्चन यदि नहीं लिखते हैं तो माइंड में लिख लीजिए, माइंड में भी नहीं लिखते हैं तो दिल और दिमाग में लिख लीजिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वंदे मातरम जो गीत है, वंदे मातरम है, इसको भारतीय लोगों के अंदर सर्वाधिक लोकप्रिय कौन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बनवाया गया था? तो याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। कौन से आंदोलन के दौरान? स्वदेशी आंदोलन। तो ये चीजें आपने याद रखना है, स्वदेशी आंदोलन। अब एक बार क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट करते हैं, एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं, उसके बाद में देखते हैं। सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गीत लोगों का लोकप्रिय बना था? वंदे मातरम गीत स्वदेशी आंदोलन के दौरान लोकप्रिय बना था। और आपने इसी के साथ में याद रखना है, वंदे मातरम जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूं मां, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी था? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी रहा है या अल्पकालीन राजधानी था, यह पूछ रहा है। तो कौन सा था? अहमदाबाद, कुरुक्षेत्र, जयपुर या देवगिरी? तो आप याद रखिएगा देवगिरी। एक टाइम ऐसा था, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के शासक बने थे, दिल्ली के सुल्तान बने थे, और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित की थी, स्थानांतरित की थी, बनाई थी। इसका मेन उद्देश्य हुआ करता था, ऐसे नहीं है कि राजधानी दिल्ली बना दिया, देवगिरी बना दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आपने याद रखिएगा, दिल्ली से राजधानी हटकर एक बार देवगिरी बनी थी, और देवगिरी बनी थी राजधानी। कौन सा स्थान, ये पूछ रहा है, कौन सा स्थान, कौन सा स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी बना था? तो आपने याद रखना है देवगिरी। और देवगिरी को राजधानी किसने बनाया था? दिल्ली से देवगिरी राजधानी किसने स्थानांतरित की थी?
क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि दिल्ली से देवगिरी राजधानी किसने स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये मोहम्मद बिन तुगलक ने ये कार्य इसलिए किया था कि उत्तर दिशा में भी सही से अच्छे तरीके से शासन किया जा सके और दक्षिण के अंदर भी जो तुगलक वंश है और या जो भी मान सकते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है उसका अच्छे तरीके से विस्तार किया जा सके दक्षिण के अंदर। दिल्ली सल्तनत का या तुगलक वंश का या ऊपर उत्तर भारत में तो तुगलक वंश या दिल्ली सल्तनत का प्रभाव था ही, दक्षिण में अत्यधिक मात्रा में विस्तार करने के लिए इसने देवगिरी राजधानी बनाई थी। और देवगिरी से ही मोहम्मद बिन तुगलक ने यह सोचा था, या जो भी इसके अंदर प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे उसने ये सोचा था कि देवगिरी से हम नॉर्थ इंडिया के ऊपर भी कमान कर लेंगे और दक्षिण इंडिया के ऊपर भी कमान कर लेंगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका और संभव नहीं हुआ तो भाई साहब फिर से देवगिरी से क्या बना दी गई? दिल्ली बना दी गई थी। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। बहुत अच्छा। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा किस राज्य के अंदर पड़ता है? ये क्वेश्चन आपने पहले पढ़ा होगा, 2.5 दिन का झोपड़ा। लेकिन इससे संबंधित क्वेश्चन इस प्रकार बताएंगे, हम ऐसे बताएंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे। वो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा है ये कहां पर पड़ता है? आप सभी को मालूम है कि 2.5 दिन का झोपड़ा है वो राजस्थान राज्य के अजमेर के अंदर पड़ता है। याद रखिएगा, अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोपड़ा है ये कहां पर पड़ता है? राजस्थान के अजमेर के अंदर पड़ता है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो आप याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसके कहने पर बनवाया था? मोहम्मद गोरी के कहने पर। महात्मा गांधी मत समझ लेना, मोहम्मद गोरी है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसके कहने पर बनवाया था? मोहम्मद गोरी के कहने पर। और यह घटना कब की है? 1192 की घटना है, आपने याद रखना है। 2.5 दिन का झोपड़ा यदि आपसे पूछता है कि कहां पर पड़ता है तो आप बताएंगे अजमेर राजस्थान के अंदर। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसके कहने पर? मोहम्मद गोरी के कहने पर। और कब की घटना है? 1192 की घटना है। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम हुआ करता था? तो आपने याद रखना मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी 1206 के अंदर। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ हो जाती है 1210 में चौगान या पोलो खेलते समय लाहौर के अंदर। और वो लाहौर जो कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है? रावी नदी के ऊपर पड़ता है। आपने ये सभी प्रश्न अच्छे तरीके से याद रखना है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर राजस्थान के अंदर बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि यहां पर पहले संस्कृत महाविद्यालय था। ऐसा माना जाता है कि यहां पर पहले संस्कृत महाविद्यालय था, उसको तोड़कर इसे तब्दील किया गया था मस्जिद वगैरह के अंदर। 2.5 दिन का झोपड़ा वगैरह के अंदर इसको तब्दील किया गया था। इसी के साथ में कुछ चीजों से प्रमाण भी मिलते हैं, कुछ साक्ष्य वहां से मिले हैं जहां पर ऐसा भी माना जाता है कि मंदिर वगैरह हुआ करते थे। तो संस्कृत पाठशाला थी, संस्कृत महाविद्यालय था, साइड में कोई मंदिर वगैरह होगा भगवान शिव वगैरह का, तो उसके साक्ष्य वगैरह भी मिले हैं। तो इसी के साथ में आपने याद रखना है ये सारे पॉइंट, और सारे पॉइंटों को अच्छे तरीके से आप नोट भी कर लीजिए। हमने बताया था नोट कहां पर करने हैं? बुक में। और बुक में नहीं करते हैं तो दिल में, दिल में नहीं करते हैं तो दिमाग में। आपके दिल और दिमाग में जो बसा हुआ है या जो बसा हुआ है उसको निकाल दीजिए। और तो आप समझदार हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, सभी समझदार हैं, सभी अच्छे हैं। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप शायद समझदार ही होंगे, तभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि आप भाई साहब कोई भी उठकर आ गया और सरकारी नौकरी की तैयारी करने लग गया। नहीं, आप अत्यधिक शक्तिशाली है और अत्यधिक मतलब पढ़ने वाले हैं, इसलिए गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है योसंग त्योहार। योसंग त्योहार किस राज्य के अंदर मनाया जाता है? देखें एक बार कौन सा पूछ रहा है कि योसंग त्योहार किस राज्य के अंदर मनाया जाता है? तो आपने याद रखना है मणिपुर। योसंग जो त्योहार है वो मणिपुर के अंदर मनाया जाता है। और ये त्योहार कितने दिन तक चलता है? 5 दिन तक चलता है। और कब कब की घटना है? तो आप याद रखिएगा मार्च अप्रैल के अंदर 5 दिन तक चलता है। योसंग उत्सव पूछ सकता है, योसंग त्योहार पूछ सकता है, तो आप बताएंगे कि जो योसंग त्योहार है या योसंग जो उत्सव है वो कौन से राज्य के अंदर? मणिपुर के अंदर। और मणिपुर जो है इसके अंदर कितने दिन तक चलता है? 5 दिन। और घटना कब की है? मार्च और अप्रैल के घटना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे जलपाईगुड़ी जो शहर है वो किस नदी के किनारे है? देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, वो एसएससी वाला आपसे प्रश्न पूछना चाहता है कि जलपाईगुड़ी जो है, जलपाईगुड़ी, ये जलपाईगुड़ी कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तो आप बता देंगे तीस्ता नदी के ऊपर स्थित है। पहला क्वेश्चन यहां से ये क्लियर हो जाता है कि जलपाईगुड़ी जो है वो कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? तीस्ता नदी के ऊपर स्थित है। दूसरा क्वेश्चन यहां से ये क्लियर होता है कि जो तीस्ता नदी है ये 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है।
तीस्ता नदी दो देशों के मध्य विवाद का कारण है, और वो देश कौन कौन से हैं? भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण तीस्ता नदी। इस तीस्ता नदी का 87% हिस्सा कौन से देश में बहता है? तो आपने याद रखना है भारत के अंदर, और 13% हिस्सा है वो कौन से देश के अंदर बहता है? तो आपने याद रखना है बांग्लादेश के अंदर। याद रखिएगा, तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण रहा है। तीस्ता नदी 87% कहां पर बहती है? भारत में, और 13% कहां पर बहती है? तो बांग्लादेश में। लेकिन इसी के साथ में आपने याद रखना है जलपाईगुड़ी है तीस्ता नदी के किनारे बसा है। अब तीस्ता नदी का जो नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन निकलता है वो निकलता है, ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील से निकलती है। चोलामू झील से निकलती है। चोलामू झील जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो आप याद रखिएगा 18,000 फीट के समथिंग इसकी ऊंचाई है। 18,000 फीट है, कभी मीटर में मान लें, मीटर में तो माउंट एवरेस्ट ही नहीं 18,000 मीटर, तो आपने याद रखना 18,000 फीट है चोलामू झील। और ये चोलामू झील कहां पर पड़ती है? तो इसी के साथ में आपने याद रखना है सिक्किम के अंदर। कहां पर पड़ती है? सिक्किम। और इसी के साथ में आपने याद रखना है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जो राज्य है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। और अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन से? गोवा। गोवा पुर्तगालियों से कब स्वतंत्र हुआ था? 1961 के अंदर। लेकिन ये सिक्किम कब बना था? तो आपने याद रखना है 1975 के अंदर सिक्किम भारत का राज्य बना था। ये 1975 वही साल है जब भारत ने पहला उपग्रह छोड़ा था। भारत ने अपना पहला उपग्रह कौन सा छोड़ा था? आर्यभट्ट छोड़ा था। घटना कब की है? 1975 की घटना है, ये याद रखना है। 1975 के दौरान देश के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा हुआ था। इस बात से आप भली भांति वाकिफ है, इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान या इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड के दौरान, ये याद रखिएगा। सिक्किम भारत का जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे छोटा राज्य है, और सिक्किम के अंदर एक झील पड़ती है जिसका नाम है चोलामू झील। ये चोलामू झील कौन से हिमालय के अंदर स्थित है? तो आप याद रखिएगा ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय के अंदर, जिसकी ऊंचाई 18,000 फीट है। और इस झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी जिसके ऊपर जलपाईगुड़ी शहर स्थित है। और ये तीस्ता नदी जिसका 87% हिस्सा तो बहता है भारत में, और 13% हिस्सा बहता है बांग्लादेश में। और भारत और बांग्लादेश के मध्य जो विवाद की जड़ है, विवाद का कारण है, वो कौन सी नदी है? तीस्ता नदी है। लेकिन तीस्ता नदी अभी से समाप्त नहीं हुई है। तीस्ता नदी किसकी सहायक है? तीस्ता नदी जो ट्रिब्यूटरी यदि बात करें किसकी सहायक है? यदि हम बात करें ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी की, तो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी में नाम आता है किसका? तीस्ता नदी का। तो तीस्ता नदी किसकी सहायक है? तो आप बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है। और तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र में कौन से देश के अंदर मिलती है? तो आप बताएंगे बांग्लादेश के अंदर मिलती है। कहां पर मिलती है? बांग्लादेश के अंदर मिलती है। और इसी के साथ में आपने याद रखना है जब तीस्ता नदी बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, उसी के बाद में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, जब तीस्ता नदी बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, उसी के बाद में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ में एक क्वेश्चन और आ गया, इसी के साथ में एक लाजवाब क्वेश्चन, एक बेहतरीन क्वेश्चन, एक धमाकेदार क्वेश्चन और आता है कि पश्चिम बंगाल की दूसरी सबसे लंबी नदी, पश्चिम बंगाल की दूसरी सबसे लंबी नदी बताया गया है तीस्ता नदी को। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल की जो दूसरी सबसे लंबी नदी बताई गई है वो कौन सी नदी बताई गई है? तीस्ता नदी पश्चिम बंगाल की दूसरी सबसे लंबी नदी बताई गई है। बहुत अच्छे तरीके से, लाजवाब तरीके से, सटीक तरीके से सारे प्रश्न आप नोट कर लीजिए। यदि साथ के साथ में नोट नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को बैक करके नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के मध्य जल विभाजक की भांति कार्य करता है? ये पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन इसने एग्जामिनर ने दिए हैं, और वो ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा भौतिक लक्षण है, इनमें से कौन सा ऐसा भौतिक लक्षण है जो सिंधु और गंगा नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है? तो एक बार रिपीट करते हैं। आइए एक बार छोटा सा मैप बना लेते हैं, उस मैप के ऊपर इसको देखते हैं। भाई इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि अपने पास में इस प्रकार से अपने पास में एक भारत पड़ता है। ये उत्तर भारत ही मान लेते हैं क्योंकि इसमें उत्तर भारत का ही जिक्र होगा, तो उत्तर भारत का ही वर्णन करेंगे। यहां से एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा सिंधु नदी। और यहां से एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा जिसका नाम क्या है? तो ये याद रखिएगा गंगा नदी। अब ये एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाहता है? एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा भौतिक लक्षण है,
इनमें से कौन सा ऐसा भौतिक लक्षण है जो सिंधु और गंगा नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है? तो यहां पर जो भौतिक लक्षण मिलेगा ना, वही इनके बीच में जल विभाजक का कार्य करेगा। तो इस क्षेत्र के अंदर कौन सी पर्वत श्रृंखला फैली है? तो आप याद रखिएगा अरावली। याद रखिएगा अरावली जो कौन से पर्वत का एग्जाम्पल है? अवशिष्ट पर्वत का। विश्व की सबसे प्राचीन जो पर्वतमाला है रेजिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है रेजिडुअल माउंटेन, आप याद रखिएगा। ये इसी के साथ में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सिंधु नदी और गंगा नदी के मध्य जो जल विभाजक का कार्य करता है वो अरावली पर्वत श्रृंखला करता है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लीजिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। लेकिन इसी के साथ में आपने याद रखना है अरावली जो पर्वत श्रृंखला है ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी जिसका संबंध कौन से देश से है? भारत से। कौन से राज्य से? विशेष रूप से कौन से राज्य से? सबसे ज्यादा कौन से राज्य के अंदर फैली है? तो आप याद रखिएगा गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर, राजस्थान के अंदर फैली है। लेकिन आपसे बता दें कि गुजरात के हिम्मतनगर से शुरू होकर जेएनयू दिल्ली तक फैली है। गुजरात के हिम्मतनगर से शुरू होकर जेएनयू दिल्ली तक फैली है, जिसको 3 भागों के अंदर तोड़ा गया है। याद रखिएगा जिसका सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, जो माउंट आबू राजस्थान के अंदर पड़ता है। अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर माउंट आबू राजस्थान के अंदर पड़ता है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और उसी जगह पर माउंट आबू के पास में ही दिलवाड़ा का जैन मंदिर पड़ता है। यह भी एग्जामिनर एसएससी वाला या रेलवे वाला काफी बार ये क्वेश्चन आपसे करेगा। देखें तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अवशिष्ट पर्वत का एग्जाम्पल है अरावली पर्वत श्रृंखला। क्लियर है ना? किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है? तो आप ये चीजें याद रखिएगा, सटीक तरीके से क्वेश्चन लिखिएगा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहां स्थित है? ये पूछ रहा कि भारत के अंदर एक सक्रिय ज्वालामुखी पड़ता है। एक बार बोर्ड को साफ कर लेते, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, क्योंकि इसको भी मैप से ही समझा देते हैं। देखें ये गंगा नदी का पॉइंट था और अब हम थोड़ा सा दक्षिण भारत का और ज़्यादा विस्तार कर रहे हैं। इस प्रकार से ये अपना दक्षिण भारत है, ये यहाँ पर वे ऑफ बंगाल पड़ता है, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये पूछ रहा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो बैरन द्वीप के ऊपर है। बैरन द्वीप के ऊपर, बैरन आइलैंड के ऊपर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन आइलैंड कहां पर स्थित है? तो बैरन जो आइलैंड है वो अंडमान द्वीप के ऊपर स्थित है। याद रखिएगा बैरन जो सक्रिय ज्वालामुखी है एक्टिव वोल्केनो है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यदि आपसे पूछे, एक्टिव वोल्केनो आपसे पूछता है, तो आप याद रखिएगा बैरन भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो है। बैरन उस द्वीप का भी नाम रखा गया है। और ये बैरन द्वीप या ये बैरन जो एक्टिव वोल्केनो है वो कौन से द्वीप के ऊपर स्थित है? अंडमान द्वीप के ऊपर। आपको ऑप्शन में अंडमान भी मिलेगा, आपको ऑप्शन में निकोबार भी मिलेगा, तो आपको अंडमान करना है। आपको ऑप्शन में अंडमान मिलेगा तो आपने को अंडमान करना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यदि ये भारत का एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है, तो सबसे पहले इसके ऊपर विस्फोट कब हुआ था? तो आपने याद रखना 1787 के अंदर इसमें सबसे पहले विस्फोट हुआ। उसके बाद में विस्फोट हुआ 1789 के अंदर विस्फोट हुआ था। उसके बाद में विस्फोट हुआ था 1794 के समथिंग इसके अंदर विस्फोट हुआ। उसके बाद में 1803 और 4 के समथिंग इसके अंदर विस्फोट हुआ। और उसके बाद में विस्फोट हुआ था 1852 के अंदर इसके अंदर विस्फोट हुआ था। ये याद रखिएगा सक्रिय ज्वालामुखी है, इसके प्रमाण भी मिले हैं। प्रमाण कब कब विस्फोट होने के मिले हैं? 1787, 1789, 1792 के समथिंग भी है, 1803, 1804, 1794, ये 1789 के बाद 1794, 1803, 1804 और 1852। एक जोड़ दे 1853 भारत में प्रथम ट्रेन चली थी। और एक और जोड़ दे 1854 डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति का प्रयोग लॉर्ड डलहौजी ने किया था, जिसके तहत सबसे पहला राज्य सतारा महाराष्ट्र हड़पा गया था। और दो जोड़ दे 1856 हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट पारित हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट किसके प्रयासों से पारित हुआ था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से पारित हुआ था। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक बार बोर्ड को साफ कर लेते हैं, क्योंकि वो भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और वो भी आपको समझाना पड़ेगा। एक बार यहीं पर देखेंगे उस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से, लाजवाब तरीके से। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, और यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप साथ के साथ में शेयर करते रहें। एक शेयर तो आपका बनता है, साथ ही साथ में वीडियो को शेयर करें, शेयर करते रहें। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बना सकता है, आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बना सकता है। और आपका जो सिलेक्शन है वही हमारी प्राथमिकता है।
आपका सिलेक्शन हमारी प्राथमिकता है, ध्यान रखना। आपको सरकारी नौकरी लगाना ही हमारा उद्देश्य है। जी जान बेहतरीन तरीके से मेहनत करवाएंगे, यदि हमें कितना भी घंटा पढ़ाना पड़े, लेकिन पढ़ाकर रहेंगे, सिलेक्शन करवा कर रहेंगे। देखें नेक्स्ट प्रश्न देखें। भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? ये आपसे पूछ रहा है कि भारत का, ये जो भारत आप देख रहे हैं, इस भारत का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो अपनी सर्वाधिक वर्षा जो है उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? ये जो मानसून है, कौन सा मानसून है? उत्तर पूर्वी मानसून। इस मानसून को अन्य किस नाम से जानते हैं? लौटता हुआ मानसून के नाम से। किस नाम से जानते हैं? लौटता हुआ मानसून। ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है। लौटता हुआ मानसून, या इसे किस नाम से जानते हैं? उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर पूर्वी मानसून या लौटता हुआ मानसून। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि लौटता हुआ मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून है, ये सबसे ज्यादा वर्षा किस स्थान के ऊपर, कौन से क्षेत्र के अंदर करता है? तो इस क्षेत्र का विशेष रूप से बनता है कोरोमंडल तट। और कोरोमंडल तट जो कहां पर पड़ता है? तमिलनाडु के साथ में पड़ता है। लेकिन हम देख लेते हैं ऑप्शन के अंदर क्या क्या दिए हैं। ऑप्शन केरल गलत, मराठवाड़ गलत, गंगीय पश्चिम बंगाल इस क्षेत्र के अंदर, तो ये भी गलत हो जाएगा। सबसे ज्यादा पूछ रहा है, सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है? होती है इस क्षेत्र के अंदर भी, लेकिन सबसे ज्यादा पूछ रहा है। और उसके बाद में है कोरोमंडल और रॉयल सीमा तट। कोरोमंडल और रॉयल सीमा तट, तो आपने याद रखना है, कोरोमंडल और रॉयल सीमा तट के ऊपर सर्वाधिक वर्षा करता है लौटता हुआ मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून। अब क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा, आपके जहन्नम में आता होगा, कौन से मंथ में करता है? जनवरी में। कौन सी ऋतु में करता है? तो आपने याद रखना, सर्दी के अंदर, शीत ऋतु के अंदर, ठंडी के दिनों में सबसे ज्यादा वर्षा करता है। तो ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन क्लियर हो गया यहां से, और एक क्वेश्चन नहीं, आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन क्लियर हो गए। लौटता हुआ मानसून जिसकी दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूर्व से कौन सी दिशा में जा रहा है? दक्षिण पश्चिम। लौटता हुआ मानसून भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर करेगा? कोरोमंडल और रॉयल सीमा तट के ऊपर वर्षा करेगा। सबसे ज्यादा वर्षा कौन से राज्य के अंदर करता है? तमिलनाडु के तट पर करता है, तमिलनाडु के पूर्वी तट के ऊपर। ये जो तमिलनाडु का तट है, पूर्वी तट, इसके ऊपर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। कौन सी ऋतु के या कौन सी ऋतु के अंदर या कौन से दिनों के अंदर? तो याद रखिएगा, ठंडी के दिनों में, शीत ऋतु के अंदर सबसे ज्यादा वर्षा करता है। और यदि मंथ पूछे तो आपसे बता देना, जनवरी के महीने में सबसे ज्यादा वर्षा करता है। यही क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के मध्य किस नदी को लेकर विवाद है? भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नदी को लेकर विवाद है? तो अभी बताया था, भारत और बांग्लादेश के मध्य तिस्ता नदी को लेकर विवाद है। तिस्ता जो किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की सहायक है। और तिस्ता नदी जिसका 87% जल भारत में बहता है और 13% जल है, उसके ऊपर अधिकार जताता है कौन सा देश? बांग्लादेश। याद रखिएगा। उसके बाद में, भारत का कौन सा शहर खुले में शौच मुक्त बना? भारत का कौन सा शहर है जो खुले में शौच मुक्त बना था? तो आपने याद रखना है मैसूर। और मैसूर कहां पर पड़ता है? कर्नाटक के अंदर। और आज का जो लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, और आज का जो लास्ट प्रश्न है वो देखें, कौन सा राज्य टाइगर कॉरिडोर में एक नहर पर पर्यावरण के अनुकूल कौन से राज्य ने, एक बार देखें, कौन से राज्य ने टाइगर कॉरिडोर में एक नहर पर पर्यावरण के अनुकूल पुल का विकास किया है? पर्यावरण के अनुकूल कौन सा एक ऐसा राज्य है जिसने टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर, टाइगर जो कॉरिडोर है उसके अंदर एक नहर का, पर्यावरण के अनुकूल, नहर के ऊपर पर्यावरण के अनुकूल पुल का निर्माण किया है? तो आप याद रखिएगा, तेलंगाना। और तेलंगाना किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तो ये सभी आज की वीडियो के हमारे क्वेश्चन थे। आशा करते हैं कि सभी क्वेश्चन और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और यदि आपको सभी प्रश्न अच्छे लगते हैं तो साथ के साथ में शेयर करते रहिएगा। यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को भी साथ के साथ में शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन वीडियो के साथ में। देखते रहिए आप प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज। धन्यवाद।